कहाँ तक बताए थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था k इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था k इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, अर्हीनियस इक्वेशन। अर्हीनियस इक्वेशन हमने पढ़ा था। कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें? अब हम लोग आगे सीखेंगे ग्राफ ड्रॉ करना। इसमें हमने बताया था आपको कि k क्या होता है, k क्या होता है, रेट कांस्टेंट, और a क्या होता है, अर्हीनियस फैक्टर। और अर्हीनियस फैक्टर किस किस चीजों का कॉम्बिनेशन होता है? प्रोबेबिलिटी और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का। देखिए अर्हीनियस फैक्टर जो होता है वो किसका किसका मल्टीप्लीकेशन होता है? प्रोबेबिलिटी का और ओरिएंटेशन, सॉरी जेड का, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का। प्रोबेबिलिटी हमारा ओरिएंटेशन का ही तो ध्यान रखता है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर ये ई ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये टर्म क्या बताता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, एनर्जी कंडीशन भी और ओरिएंटेशन फैक्टर भी। बोलो यहां तक क्लियर था ना? अब इसमें ग्राफ ड्रॉ करने का आता है, तो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। अगर हम टेकिंग ln बोथ साइड, ln मतलब नेचुरल लॉग है ना, बोथ साइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ln k इज इक्वल टू ln a और माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी, है ना। ln और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो जैसे ही आप ln लगाएंगे तो क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपको इसमें कुछ दिख रहा है क्या, कोई इक्वेशन? गौर से अगर देखेंगे तो अगर मैं इसे y कह दूं तो ये हो जाएगा माइनस m, और 1/t को हम x ले लेंगे, है ना। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? c। बोलिए कोई दिक्कत? हम ग्राफ किसके किसके बीच खींचना चाह रहे हैं? ln k और 1/t के बीच में, है ना। तो जैसे ही अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर y है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? m, और 1/t क्या हो जाएगा? x, और ये c, दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट को ही आप c कहते थे, है ना। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अच्छा, स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो यानी कि जो स्ट्रेट लाइन होगा वो कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। और स्लोप की वैल्यू कितनी है? माइनस ई ए बाई आर, आर टी नहीं, 1/t तो हमने y एक्सिस x एक्सिस पे लिया ही है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? 1/t, और इस तरफ क्या हो जाएगा? ln k, और c यानी कि इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे? ln a, यानी इस पॉइंट को हम कहेंगे ln। बोलिए समझ में आया, है ना। कभी कभी सवाल में आपको क्या दे देगा? आपको ग्राफ दे देगा और स्लोप की वैल्यू दे देगा और कहेगा क्या कि ये बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी बताइए। कुछ भी नहीं करना है आपको, स्लोप इज इक्वल टू पता है माइनस ई ए बाई आर, तो ई ए क्या हो जाएगा? m इंटू आर। बोलो समझ में आया? आर की वैल्यू कितना पुट करोगे? अगर कैलोरी में आंसर होगा तो 2 कैलोरी, और अगर जूल होगा तो 8.314। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। समझ में आया? तो नोट करें फिर। और कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े। अब देखिए मैं बताता हूं, कभी कभी आपके दिमाग से छेड़छाड़ कर दिया जाएगा, हाँ, बशर्ते कि हो। अच्छा, मैं तो इसी पे रिपीट कर दूंगा ना, आप फ्रेश लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए होगा क्या कि कभी कभी जब थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगा लेंगे क्वेश्चन बनाने वाले ना, तो आपसे थोड़ा सा गेम कर देंगे, और वो क्या करेंगे? ln में नहीं देकर log में दे देंगे। तो क्या होगा? ln को log में कैसे चेंज करेंगे बताया था मैंने, 2.303 से डिवाइड करके। अब देखिए, तो यानी कि हम क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई 2.303, तो ये हो जाएगा ln k डिवाइडेड बाई 2.303 इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी, और ये हो जाएगा 2.303, और इधर भी लिख देता हूँ 2.303। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये log k इज इक्वल टू log a माइनस ऑफ, नहीं, ई ए बाई 2.303 आर टी। अब बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जब सवाल में आपको ऑप्शन देगा ना, तो वो दोनों ही ऑप्शन दे देगा, ई ए बाई आर भी और ई ए बाई 2.303 आर भी। दोनों में फर्क क्या है? अगर ln होगा, नेचुरल लॉग होगा, तो स्लोप क्या आएगा? माइनस ई ए बाई आर, और अगर लॉग होगा तो स्लोप क्या आएगा? माइनस ई ए बाई 2.303 आर। और यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी में आपको एक और टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
दैट इज 2.303। बात समझ में आया है ना? तो जब कभी भी अगर सवाल में आपसे स्लोप से रिलेटेड चीज पूछा जाए तो आप इस सवाल में जरूर ध्यान दीजिएगा कि ln का ग्राफ दिया है या log का ग्राफ दिया है। अगर log का होगा तो उसमें 2.303 आएगा, और अगर log नहीं है बल्कि नेचुरल है, नेचुरल लॉग है सिर्फ और सिर्फ, तो क्या होगा? EA/R। बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऑप्शन जब बनाएगा ना सबसे पहला ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाला दे देगा। मान लीजिए अगर आपसे log का पूछा कभी, है ना, अगर उसने log का पूछा तो क्या करेगा? पहला ऑप्शन माइनस EA/R दे देगा। आप मार के चले आए, बहुत खुश, बोले एकदम सही मारा हमने, तो बाद में याद आएगा ओ भाई साहब गेम हो गया, ये तो 2.303 भी लगाना था हमें। बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या क्या चेंज हो जाएगा और यहाँ पर? बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा? log k, और ये भी ln k के जगह क्या हो जाएगा? log a। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। अगेन ध्यान दीजिएगा, फिर से स्लोप इस बार मैं फिर से फ्रेश लिख रहा हूं ताकि आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाए मामला। स्लोप माइनस EA/R नहीं होगा, बल्कि माइनस EA/2.303R होगा इस बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉग में जो स्लोप होगा वो क्या होगा? माइनस EA/2.303R। बात समझ में आ रही है? नोट करिए फिर आगे बढ़े, पूरा नोट करिएगा फ्रेश बढ़िया से। हो गया? बढ़े आगे? ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो बातें दिमाग में रखनी है। पहला, अगर स्लोप माइनस EA/R कब आएगा? नेचुरल लॉग में होगा। और EA/2.303R कब आएगा? जब लॉग में होगा, यानी कि 10 बेस में होगा, है ना? याद रखिएगा, ये डिफरेंस है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट का जो डिपेंडेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपने देखा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेट कांस्टेंट भी कम होगा। हम अब चाह रहे हैं फॉर्मूला बिटवीन डिफरेंट रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं डिफरेंट रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, और किस टेम्परेचर पे? डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो हम दो डिफरेंट टेम्परेचर ले रहे हैं, एक T1 और एक T2। अच्छा, T1 T2 किस में होगा? डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में? केल्विन में, है ना? अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं बता दूं, गैसियस स्टेट में एक्चुअली केल्विन का खोज केमिस्ट्री के लिए ही किया गया था, क्योंकि गैसियस स्टेट में चार्ल्स लॉ का जो स्टेटमेंट था वो पाया गया था कि 273 से बढ़ते चला जा रहा है वॉल्यूम 1/273 से, तो दैट्स वाई केल्विन स्केल का जन्म ही हुआ। तो केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में जब कभी भी टेम्परेचर का बात किया जाए तो एक्चुअली आप उसे टेम्परेचर नहीं समझेंगे, बल्कि क्या समझेंगे? और उसे ही कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर इन केल्विन। आप देखेंगे बुक्स वगैरह में लिखा रहता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूमिंग K1 and K2 are two different rate constant at two different temperature। क्लियर सी बात है, अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं तो रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि अर्हीनियस इक्वेशन इसी पे तो इस्टेब्लिश किया था हमने, याद आया है ना? एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दैट इज T1 एंड T2। बोलिए, बात समझ में आया? K1 रेट कांस्टेंट है कहां पे? T1 टेम्परेचर पे, और K2 रेट कांस्टेंट है कहां पे? T2 टेम्परेचर पे। ठीक, अगर मैं लॉगरिथमिक के टर्म में लिखूं अर्हीनियस इक्वेशन को, तो एट T1 टेम्परेचर पे क्या लिखूंगा? log ऑफ K1 इज इक्वल टू log A माइनस ऑफ EA अपॉन 2.303R और 1/T1। अभी जस्ट हमने प्रूफ करा था इसे, ठीक है? ओके, और T2 टेम्परेचर पे क्या लिखेंगे इसे? log K2। अच्छा, अभी तो नहीं, कुछ दिन के बाद जब आप दोबारा पढ़ेंगे अपना नोट्स तो आपके दिमाग में इच्छा आएगी, आपके मन में एक इच्छा आएगी, सर इसे हमने A1 और A2 क्यों नहीं करा? क्योंकि रिएक्शन तो सेम ही है ना, टेम्परेचर डिफरेंस करने पर रेट कांस्टेंट डिफरेंट होगा, अर्हीनियस प्री फैक्टर चेंज नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अभी भी रिएक्शन तो हमारा एक ही है, सेम रिएक्शन इज कैरीड ऑन टू डिफरेंट टेम्परेचर,
ठीक है, एक ही रिएक्शन हम करा रहे हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर पर, है ना। इसी वजह से इसके लिए क्या लिखेंगे, 1/T2। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे, इसे इक्वेशन 2 का, ठीक है। यहाँ पे अब तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे हाई बिल्कुल होगा अर्हीनियस इक्वेशन से, बिल्कुल हाई होगा, कॉलिजन फास्ट होगा ना। और कॉलिजन फास्ट होगा, देखो जितने ज्यादा आप पढ़ेंगे आपके पास होने की चांस उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा कॉलिजन होगी, इफेक्टिव कॉलिजन होने के चांस भी तो ज्यादा होंगे। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉलिजन भी तो फास्ट होगा। अच्छा, क्या आपको इस बात का ख्याल आया कि यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी किसका होगा, फॉरवर्ड वाला या बैकवर्ड वाला? हमेशा फॉरवर्ड वाला। अगर जब तक मेंशन नहीं किया गया है तब तक आप एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा किसको लेंगे, फॉरवर्ड वाले को ही लेंगे। और एक्चुअली इस फॉर्मूला में तो हमेशा लेंगे आप। ऐसा ही सेम फॉर्मूला आपको एक बार और ऑब्टेन हुआ था, कहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अगर शायद पढ़ा हो आपने तो थोड़ा बहुत याद होगा, सेम इक्वेशन था, बस वहाँ पे ईए के जगह पे डेल एच आ रहा था। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, नाम नहीं याद आ रहा। अब देखिए, अगर मैं ऐसा कहूँ इक्वेशन 2-1, इक्वेशन 2-1, तो जरा मेरी मदद करें, क्या क्या लिख सकता हूँ, log K2 माइनस log K1 LHS साइड में, और इस तरफ क्या लिखूंगा, log A से log A कट जाएगा ना, क्या ये बात लिखने की जरूरत है, log A कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा बाबू, K2 है तो माइनस ऑफ EA अपॉन 2.303 R 1/T2 एंड प्लस EA अपॉन 2.303 R T1। क्लियर है बाबू। अब log की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं इसे log K2/K1 लिख दूं तो कोई पाप तो नहीं लगेगा। बहुत अच्छे। क्या इधर से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और फिर ये क्या हो जाएगा, ठीक है। यही इक्वेशन हमें चाहिए था। इस इक्वेशन का फायदा क्या है, इस इक्वेशन का फायदा ये है कि अगर आपको K2 दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है और एक टेम्परेचर मालूम है तो दूसरा टेम्परेचर मालूम चल जाएगा, या फिर अगर इन चारों में से कोई भी 3 नोन है तो भी मालूम चल जाएगा, बशर्ते कि आपको ये पता होना चाहिए। अब यहीं पे सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी बात तो आपको मिल जाएगी, एक बात, हेयर EA इज ऑलवेज EAF। इसका मतलब यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी जो भी रखेंगे वो हमेशा किसके लिए रखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रखेंगे, है ना। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों टाइप का एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, बैकवर्ड वाला भी और फॉरवर्ड वाला भी, लेकिन उसमें घबराना नहीं है, आपको कौन सा रखना है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है, नहीं, ऑलवेज ट्रू। क्या ये इक्वेशन रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट का दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, हो गया। तो आइए इसी खुशी में एक छोटा सा सवाल बनाइए। क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, बिल्कुल, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 227 डिग्री सेल्सियस टू 727 डिग्री सेल्सियस, rate becomes 10 time, calculate activation energy। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, कहां से कहां, 227 से 727 तक, तो रेट कांस्टेंट कितना हो जा रहा है, 10 टाइम्स। तो आपको बताना है एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार ट्राई करें, फिर नहीं बनेगा तो फिर तो है ही, EA का वैल्यू ही तो निकालना है। इसमें एक्चुअली बस एक छोटा सा है कि रेट कांस्टेंट कितना हो जा रहा है, कितना टाइम्स, 10 टाइम्स, यानी कि उसने दे रखा है आपको K2/K1, नहीं हुआ, K2/K1 ही दिया ना। 10 टाइम्स होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दे रखा है कि भाई साहब अगर K1 पहला वाला था तो इसका कितना हो गया, यानी कि K2/K1 कितना हो गया। अब सॉल्व करिए, बन जाएगा। बस एक यही इसमें ट्रिक था। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये बोल रखा है ना कि रेट कांस्टेंट 10 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब पहले वाले का 10 टाइम्स हो रहा होगा, तो K2/K1 तो इसने दे ही दिया। R का वैल्यू 2 केल्विन में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 केल्विन ही रख लो, आसान होगा कैलकुलेशन। R की वैल्यू इसमें रख ले, कैलोरी में ही रख ले आप। कितना आया, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट कांस्टेंट कितना टाइम हो जा रहा है, 10 टाइम्स, यानी जो नया वाला कांस्टेंट है वो पुराने वाले का 10 टाइम्स होगा, यानी K2/K1 कितना हो गया, 10 हो गया हमारा। और फॉर्मूला हमारा ये था, log K2/K1 n इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R
और 1/T1 माइनस 1/T2। T2 कौन सा था? फाइनल टेम्परेचर, है ना? ठीक, तो यानी कि log 10 रख देंगे यहाँ, और ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303 R, और 1/T1 के जगह पे नहीं 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 केल्विन में तुमने, अच्छा तुमने, तो हो जाएगा 500, और ये तुमने सेल्सियस में ले लिया था क्या? और log 10 की वैल्यू 1। करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे। हाँ क्या बाबू? हाँ log 10 की वैल्यू 1, इसी के तो वैल्यू 1 रखा हूँ। तो EA इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303, R की वैल्यू 2 और 1000। कितना आ रहा है? बिल्कुल सही, है ना? बिल्कुल सही। कितनों से बन गया था? खुद से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। केल्विन में चेंज नहीं किए थे, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि केमिस्ट्री में टेम्परेचर की बात जहाँ कहीं भी होगी तो आप समझ लीजिएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे बुक्स वगैरह में कभी भी टेम्परेचर नहीं लिखेगा, लिखेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन वाला के बात कर रहा है वो, है ना? बात समझ में आई? ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बाबू, है ना? तुमने सेल्सियस में रख दिया था, बहुत लंबा चौड़ा आ गया वो। हाँ, केमिस्ट्री में कभी भी डिग्री सेल्सियस रखना ही मत, कभी भी नहीं, आदत ही बना लो, कभी नहीं। हो सकता है कि आप कभी कभी रख भी दे तो आंसर आ जाए, लेकिन आप आदत बना लो, कोई बात नहीं केल्विन में ही करूंगा मैं, ऐसा बना लो आप। बढ़िया, आगे। अब लास्ट टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, बहुत ही मजेदार टॉपिक, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहली बात, कैटलिस्ट से आप क्या समझते हैं? क्या बढ़ा देगा? रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है और मैंने कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या रिएक्शन हो जाएगा? चांसेस है। कैटलिस्ट नहीं, कैटलिस्ट हो भी सकता है, नहीं नहीं अगर हो रहा है तो नहीं होगा। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा, अगर रिएक्शन हो रहा होगा तो उसकी रेट को वो तेज कर देगा, स्टार्ट कभी भी नहीं करेगा, है ना? तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीशन से ही। अच्छा, कैटलिस्ट जो है वो असली नेता है, पूरा दंगा फसाद करवा देगा, लेकिन खुद का बाल बाका भी नहीं होना चाहिए। जिस फेज में गया था उसी फेज में वापस आएगा, अगर लिक्विड में गया था तो लिक्विड में ही वापस आएगा, अगर आपने सॉलिड डाला था तो सॉलिड ही वापस आएगा, और अगर आपने उसको गैसियस में डाला था तो गैसियस ही वापस आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है। सो कैटलिस्ट इज अ सबस्टेंस, कैटलिस्ट इज अ सबस्टेंस that increase rate of reaction by altering activation energy and remain unused। कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा और एक वो जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। हालांकि इसको कैटलिस्ट हम नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे? इनहिबिटर, बट अभी समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। मतलब एक होगा पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव, और एक्चुअल में अगर कहीं कैटलिस्ट आपको दिखे तो आप हमेशा क्या समझेंगे? पॉजिटिव ही समझेंगे। और नेगेटिव कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर, या इसे ही आप जानते हैं पॉइजन के नाम से। ये क्या करेगा? रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगा, है ना? ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मगर थोड़ा सा जानकारी आप रख लें। हाँ, नहीं, अगर हम सिर्फ कैटलिस्ट कह रहे हैं तो एक्चुअली कैटलिस्ट का मतलब ही हुआ पॉजिटिव वाला ही, निगेटिव की बात ही नहीं होगी। लेकिन समझाने के लिए फिलहाल आप ऐसा समझ लें, पॉजिटिव एंड निगेटिव, है ना? मैं लिख देता हूं, इफ ओनली कैटलिस्ट देन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बाबू? अगर पॉइजन बोला गया तो इसका मतलब निगेटिव कैटलिस्ट, अगर पॉइजन बोला गया तो इसका मतलब इनहिबिटर। कभी कभी हमें ऐसा भी चाहिए होता है कि रिएक्शन को हम बीच में रोक दें, मतलब हमें होशियार ज़्यादा मत बनो, है ना? मैंने भी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री की है, जितना फंडे आपने यूज नहीं किए उससे ज़्यादा तो अप्लाई करके फेंक दिया हमने। हाँ, तो बिल्कुल पहुँचो भाई, पहुँचने के बाद करो, है ना? बोलिए, समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट। वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट, देखिए, ड्यूरिंग द रिएक्शन हमें कहा गया था, मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के बाद किस स्टेज पे जाएंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, और उसके बाद फिर अपनी एनर्जी को डिक्रीज करके कहां तक लाएंगे? प्रोडक्ट तक। तो वैसा ही चल रहे हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत आपको? रिएक्टेंट यहां कहीं पे होगा बाबू, और प्रोडक्ट यहां कहीं पे होगा, और यहां पे हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैटलिस्ट क्या कहता है? कैटलिस्ट कहता है कि भाई तुम्हें जाना कहां है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर ही तो जाना है आपको,
कैटलिस्ट कहता है कोई जरूरत नहीं है इतना ऊंचाई तक चढ़ने का, मैं तुम्हें एक छोटा रास्ता बताता हूं, यूज दिस। नहीं डायरेक्ट इतना भी आसान नहीं है ना, बताता हूं डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहा। एक्चुअली में इट विल लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। पहले आपका एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां तक था, यहां से लेके यहां तक। अब कैटलिस्ट ने आपके एक्टिवेशन एनर्जी को छोटा कर दिया है ना। तो देखिए मैंने आपके डिफिनेशन में लिखवाया हुआ है, बाय अल्टरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट, यानी कि ये कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा या घटा सकता है। अगर घटा देगा तो अब होगा क्या, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके बोर्ड ने पासिंग मार्क्स कितना है 33, 33 के जगह कर दिया 23, तो अब ज्यादा बच्चे पास होंगे, अब और ज्यादा आपको कंपटीशन मिलेगी क्योंकि बच्चे ज्यादा पास होंगे ना यार, है ना। और अगर मैं इसी कट ऑफ को कर दूं 70 तो हो गया कल्याण, है ना। तो ये अगर ये कौन करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट या नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा ना। अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी यहां कर दूं तो अब मॉलिक्यूल कम पहुंचेंगे ना, और अगर कम मॉलिक्यूल पहुंचेंगे तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा ना। लेकिन अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दूं तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल अब पास होंगे, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल पास होंगे उतने ज्यादा कोलिजन होगी, और जितनी ज्यादा कोलिजन होगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। बोले समझ में आया, क्लियर है। तो इसका मतलब वर्किंग में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एक्चुअली कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करके, कम करके अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, एंड हेंस मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द पाथ एंड मोर विल बी कॉलिजन, कॉलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, फाइनली मोर विल बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी क्या होगा, फाइनली ज्यादा हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, कम करता है। अच्छा अगर किसी ने एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया तो उस कैटलिस्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉइजन या निगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर, ठीक है। चलिए नोट करिए, ये है विदाउट कैटलिस्ट और ये है विथ कैटलिस्ट। क्या बाबू, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी 1 लिख दिया हूं विदाउट कैटलिस्ट वाले का, और एक्टिवेशन एनर्जी EA2 लिखा हूं विथ कैटलिस्ट वाले का। हाँ क्या, हेंस मोर मोर मोर, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है पता है मुझे, पूछ लेना डाउट लगे तो। हेंस मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द पाथ एंड मोर विल बी कॉलिजन, फाइनली मोर विल बी प्रोडक्ट। हो गया। अच्छा अब आपके दिमाग में आ रहा था, किसी एक बच्चे के दिमाग में, कौन था वो होनहार, कौन था कि सर डायरेक्ट क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे, तुम ही थे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक तो जाओगे ना, मैक्सिमम एनर्जी तो गेन करना पड़ेगा ना एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और उसके बाद ही ना डिक्रीज करोगे, इसीलिए। क्लियर है, और कोई डाउट। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा इसी में एक ग्राफ और बना देता हूँ। ये किसका ग्राफ होगा, येलो वाली लाइन विथ पॉइजन, है ना, क्योंकि पॉइजन क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। हो गया, एक ही ग्राफ में सारे चीजें हो जाएंगी आपकी। हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जहां जहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है तो उसे हम लिख लेंगे SIP करके। पहली बात, कैटलिस्ट विल नॉट चेंज गिव्स फ्री एनर्जी। जरा समझ लीजिए, क्या आपने गिव्स फ्री एनर्जी का नाम पहले कहीं सुना है? ये एक थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर है। क्या करता है ये, क्या बताता है? गिव्स फ्री एनर्जी क्या बताता है, भुला गए। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है समथिंग विच अकर्स नेचुरली। क्या होता है? मतलब उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। हवा का बहना इज अ नेचुरल प्रोसेस। क्या आप फूंक मारते हैं बहाने के लिए? आप फूंक मारते हैं उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो बता दूंगा, है ना। जैसे रूम इतना बड़ा है, इसमें एक छेद कर दीजिए, हवा खुद ब खुद निकलना चालू हो जाएगी।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पानी का ऊपर से नीचे गिरना, इसका ऊपर से नीचे गिरना रिमोट का। अगर कोई चीज एक साइड से स्पॉन्टेनियस है तो दूसरे साइड से नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, समझ में आया। अब हम स्पॉन्टेनिटी को हर बार मेजर करने के लिए हमने एक थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर बनाया था, और वो क्या बनाया था, गिब्स फ्री एनर्जी। यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी में हमने कहा था अगर डेल जी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, समथिंग विच अकर्स नेचुरली, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है विच अकर्स नेचुरली। नेचुरली बोले तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी दबाव के। जैसे देखिए आप बैलून में जब हवा भरते हैं तो आप प्रेशर लगाते हैं, लेकिन अगर बैलून में आपने छेद कर दिया, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो अब आप जरा पहली लाइन को ठीक से पढ़े जरा। कैटलिस्ट विल नॉट चेंज गिब्स फ्री एनर्जी, और अगर गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा है तो चेंज इन गिब्स फ्री को भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब हुआ डेल जी का मतलब क्या होगा, G2 माइनस G1 ना। और जब ये G को ही चेंज नहीं कर रहा है तो डेल जी को चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। यानी कि जो रिएक्शन पहले स्पॉन्टेनियस था वो स्पॉन्टेनियस ही होगा, और जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस था वो नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। मैं लिख देता हूं, इट मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी will not be changed, or reaction if it is spontaneous or non-spontaneous remain same even after introducing catalyst। कैटलिस्ट को डालने के बाद भी स्पॉन्टेनिटी चेंज नहीं होगी। अगर कोई रिएक्शन पहले भी स्पॉन्टेनियस था तो वो अभी भी स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस था और आपने कैटलिस्ट डाला है तो अभी भी नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा। बोलो क्लियर है, नोट करें फिर आगे बढ़े। तो आज के बाद कृपया करके स्पॉन्टेनियस का मीनिंग गलत मत बताइएगा, है ना। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ, अगर आपको डाउट आए तो ऐसा सोच लीजिएगा पानी का ऊपर से नीचे गिरना। और अगर कोई एक चीज एक साइड से स्पॉन्टेनियस है तो दूसरे साइड से हमेशा, जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना स्पॉन्टेनियस, तो नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, दैट्स वाई यू यूज मोटर ना। मोटर से आप एनर्जी देते हैं ताकि पानी नीचे से ऊपर आ जाए। हो गया, ये तो थी पहली पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, अगर आपने ध्यान दिया होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का ग्राफ का, तो व्हाइट वाली लाइन किसके लिए, विदाउट कैटलिस्ट के लिए, और ब्लू वाली, अब आप ध्यान से देखें, यहां पर था इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और यहां पे था इंथैल्पी ऑफ, भले ही सारी चीजें चेंज हो गई लेकिन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट चेंज हुआ क्या, क्या इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट चेंज हुआ क्या, यानी कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी क्या, नहीं, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और अगर वही रिमेन सेम है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी सेम ही रही होगी। यानी कि सेकेंड पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नॉट, या रिमेन सेम कर लीजिए, रिमेन सेम इवन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग कैटलिस्ट। तीसरी बात और इंपॉर्टेंट बात, जरा ध्यान से समझिएगा, कैटलिस्ट डू नॉट चेंज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम के स्टेट को चेंज नहीं करेगा। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब है जितनी तेजी से आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। मतलब अगर आप 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ऊपर चढ़ रहे थे तो 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ही आप नीचे भी आ रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे ट्रेडमिल लगा है और मैं दौड़ रहा हूँ, तो ट्रेडमिल पे जो आदमी दौड़ता है, वो जो दौड़ने वाली मशीन होती है, तो उस पर जब दौड़ता है तो इक्विलिब्रियम में है ना, क्योंकि अगर आगे पीछे होगा तो, अगर पीछे हुआ तो फिसल के गिर जाएगा, आगे हुआ तो ट्रेडमिल से आगे निकल जाएगा, है कि नहीं। क्या वो चीज रुकी हुई है, देखने में तो आपको रुकी हुई लगेगी, देखने में तो वो बंदा आपको वहीं पे खड़ा मिल रहा है, लेकिन क्या वो रुका हुआ है। जस्ट लाइक दैट इक्विलिब्रियम भी कहीं पे रुका हुआ नहीं होता है, इक्विलिब्रियम भी लगातार आगे जा रहा होता है, फिर पीछे भी आ रहा होता है, बार बार फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, रिवर्स जाएगा, बार बार फॉरवर्ड जाएगा और रिवर्स जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि अगर कोई रिएक्शन बार बार फॉरवर्ड जा रही है, बार बार रिवर्स जा रही है, और आपने क्या यूज कर लिया, कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट दोनों को ही सही रास्ता दिखाएगा। कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी तेज कर देगा और रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन को भी तेज कर देगा। यानी कि इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज तब होगा क्या, सिर्फ यही होगा कि पहले इक्विलिब्रियम अगर आधे घंटे में आ रहा था तो अब इक्विलिब्रियम 10 मिनट में आ जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है ना? ओके, इक्विलिब्रियम विल बी अटेंड शॉर्टली और टाइम टेकन इन इक्विलिब्रियम विल बी शॉर्ट। ठीक है, हो गया। देखिए एक्चुअली में कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे करेगा, कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की भी रेट को तेज कर देगा और बैकवर्ड को भी तेज कर देगा। तो जो कैटलिस्ट जो इक्विलिब्रियम पहले लेट से आ रहा था वो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। लेकिन कैटलिस्ट जो है वो स्टेट को डिनाई नहीं करेगा, वो जिस स्टेट पे था उसी स्टेट पे रहने देगा इक्विलिब्रियम को, है ना। सो कैटलिस्ट विल इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। चौथा पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, कैटलिस्ट विल नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। ये इनिशिएट नहीं करता कभी भी रिएक्शन को, ये हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, इनिशिएट नहीं कर सकता। कैटलिस्ट विल नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बोलिए क्या आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? हाँ, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कैटलिस्ट जैसे अगर कोई रिएक्शन पहले से नहीं हो रही थी और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस रिएक्शन को कैटलिस्ट डाल के कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इनिशिएट नहीं करेगा कभी भी रिएक्शन को। हाँ, कोई रिएक्शन हो रही थी और उसको होने में 10 दिन लग रहा था या 10 मिनट लग रहा था, तो आप अगर उसको डालेंगे तो वो पहले हो जाएगा। या अगर हायर टेम्परेचर पे हो रहा था तो और लोअर टेम्परेचर पे पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा था और आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं कोई कैटलिस्ट डाल दूं जिससे रिएक्शन हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। इनिशिएट नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा बस। बोलिए क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? तो इसी के साथ 2 मिनट का मौन रख लीजिए, आपका चैप्टर समाप्त होता है और आप लोग एनसीईआरटी बनाना चालू कर दें। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए तो एक बार पहले आप लोग कॉपी पलट लीजिए और टॉपिक बता दीजिए और उसके बाद फिर अपन वन शॉट चालू करते हैं, आपको समरी सुना देते हैं सबका। इफेक्ट ऑफ कॉलिजन बस ये था कि सिंपली कि अगर कोई रिएक्टेंट स्पीसीज मिल रहा है तो रिएक्टेंट स्पीसीज क्या होगा, आपस में कोलाइड करेगा और तभी प्रोडक्ट बनाएगा। और अगर इफेक्ट, अरे शांति, अगर लेकिन कॉलिजन अगर हो रहा है तो जरूरी नहीं कि हर कॉलिजन कैसा हो, इफेक्टिव हो, क्योंकि कॉलिजन के लिए इफेक्टिव होने के लिए 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड है, पहला एनर्जी और दूसरा ओरिएंटेशन। और एनर्जी में भी फिर हमने 2 टाइप की एनर्जी की बात की थी, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी की और एक एक्टिवेशन एनर्जी की। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी था जो रिक्वायर्ड होता है किसी को भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, और एक्टिवेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक के एनर्जी को रिक्वायर्ड होती है। और एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, और अगर हाईली अनस्टेबल है तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, मैक्सिमम। और अगर कोई चीज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे है और हाईली अनस्टेबल है तो उसे अस्टेबल बनने के लिए अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना, और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। और कुछ ओरिएंटेशन फैक्टर, मान लो कि तुमको किसी दोस्त का या पड़ोसी का सर फोड़ना है, ऐसा करना नहीं, तो आप पहला बात तो ये होगा कि आप हथियार से ही उठाएं, दूसरा उसके सर पे तो मारे, है कि नहीं। अब मान लीजिए आपको सर फोड़ना है ना, या आप ही का मन किया कि नहीं मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, मैं खुद ही अपना सर फोड़ लेता हूं, है ना, एक छेद हो जाएगा तो शायद दिमाग में तेजी से अंदर चला जाए। ठीक, तो आप सर पटकने की जगह अगर पैर पटकिएगा तो कभी फूट पाएगा क्या? बस यही बात ओरिएंटेशन फैक्टर भी कहता है। ओरिएंटेशन फैक्टर कहता है कि भाई साहब अगर ए के ए टकराने से प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर ए के सामने कभी गलती से बी आ गया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यही बात कहता है। लेकिन मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप टकराइए, लेकिन ऐसा टकराइए कि ए से ए टकराए, ए से बी ना टकराए। ठीक है, हाँ, हेड टू हेड कॉलिजन, बात समझ में आ गई। इसी बात को हमने आपको समझाया था कि अगर आप अल्काइल हैलाइड ले ले और KOH ले ले और इसका रिएक्शन कराए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। अब अगर ये इस तरफ से अटैक करने के लिए आएगा तो ये इसको रिपेल करेगा ड्यू टू निगेटिव चार्ज ऑन दीज आइटम्स, और निगेटिव चार्ज होने की वजह से OH-X के जगह को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका एक उपाय और है, उल्टा घूम के आ जाइए, है ना, बात समझ में आई? अब क्लियर है ओरिएंटेशन फैक्टर? और कोई डाउट? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जांपल है
है ना, लिखवाना भूल गया था। दो एग्जाम्पल होते हैं, एक केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस और दूसरा इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस, है ना। क्या बाबू, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, ये तो कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन में, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन में आप करते क्या है, आपने लिया C2H4 प्लस डाला H2 और किसको निकाला, निकेल को। आजकल एक नया भी चल रहा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसका नाम है रानी निकल, रेने निकल, रेने रानी जो बोल लो, ठीक है। ये बेसिकली निकल का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है ना। और ये क्या प्रोडक्ट देगा, C2H6। अब ये कैसे दे रहा है, आइए समझ ले। होगा क्या कि ये रहा हमारा रानी निकल और ये रहा हमारा C2H4। C2H4 के मॉलिक्यूल्स इस पे आके चिपक जाएंगे, यानी कि समथिंग लाइक दिस, ऐसा बना देता हूं, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इसके सरफेस पे बैठना चाहेगा, इसकी दिल की इच्छा होगी कि मैं इस सरफेस पे बैठ जाऊं। लगे हाथ ये वाला H2 भी आएगा, इस H2 को मैं इस कलर से दिखा देता हूं, ये H2 भी आया हुआ होगा और ये भी बैठा हुआ होगा। बोलिए हाँ या ना। दोनों को आपने अगर कोई सरफेस प्रोवाइड किया है निकल का या रेने निकल का, तो ये दोनों सरफेस पे आके बैठे होंगे कैटलिस्ट में। जैसे ही आके बैठे होंगे और ये मूवमेंट के लिए सोचेगा, ये मूवमेंट के लिए सोचेगा, तो सडनली एक बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाएगा। जब ये मूवमेंट के लिए सोचेगा तो, और ये अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो फाइनली ये इससे अटैच खुद को कर लेगा और इसको कंप्लीटली हटा देगा। तो अब क्या बन गया, इथेन बन गया हमारा। यही कहलाया हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, ठीक है, क्लियर है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल वही जो बच्ची अभी बता रही थी। दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ना। कन्वर्जन ऑफ, देखिए जब कभी भी आप खाना खाते हैं तो अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो खाना ही नहीं पचेगा। कैसे, आपने खाना खाया यानी कि आपने क्या ले लिया, शुगर। ये शुगर पानी में जब जाएगा, और ये पानी आपको कैसा होना चाहिए, बहुत ही एक्सेस में होना चाहिए। और अगर ये एक्सेस में होगा तो फिर फाइनली ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू K C12H22O11 एंड H2O। देखने में ये कितने ऑर्डर का लग रहा है, दो ऑर्डर का, एक इसका और एक इसका। लेकिन मामला ये है भाई साहब कि ये एक्सेस में है तो इस पे पावर कितना हो जाएगा, 0। और फाइनली ये किस ऑर्डर का हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। तो मैंने आपको बस एक रफली एग्जांपल दिया था, है ना। एनसीईआरटी में ये दो ही हैं, बोलिए समझ में आ गया। आप तो बस एक्सेस देखिए और कोई भी एग्जांपल हो जहां एक्सेस हो आप फर्स्ट ऑर्डर कर दें।